बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम आने में महज कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए उनमें नीतीश कुमार को ना और तेजस्वी की लालटेन को हाँ होती हुई दिख रही है। क्या वाकई एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव परिणाम में तब्दील होंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह क्या होगी, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, तमाम एग्जिट पोल में महागठबंधन को आगे दिखाया जा रहा है। एक आध अगर एग्जिट पोल को छोड़ दें तो लगभग बिहार में इस बार लालटेन जलती हुई दिख रही है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो पाएगा? क्या रिजल्ट भी इसी के अनुरूप रहेगा सर? देखिए, बिहार में एग्जिट पोल बहुत कम ही ऐसे मौके आए हैं जब एक तरफा हो, और इस एग्जिट पोल को आप एक तरफा पूरी तरीके तो नहीं कह सकते क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। ज्यादातर ने तेजस्वी यादव की पार्टी को आगे दिखाया है, उनके गठबंधन को आगे दिखाया है, लेकिन मार्जिन बहुत कम दिया है एक को छोड़ करके। तो वो मार्जिन कम देना जो है वो कई प्रकार के संकेत देता है, और खासतौर से बिहार में इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बिहार की धरती है जहां एक बड़ा वर्ग जो है जिसको हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कहते हैं, अति पिछड़ा जो है वो आर्थिक रूप से वो जो बैकवर्ड क्लास है, उसको लेकर के हम सभी लोग जो बिहार को थोड़ा बहुत जानते हैं या ज्यादा जानते हैं वो ये मानते रहे हैं कि वो वोकल कभी नहीं रहा, और वो वोकल के साथ साथ ये भी सब लोग जानते हैं कि उसने आरजेडी को वोट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उसके साथ दिक्कत ये होती है कि वो बहुत मुश्किल से इस बात से निकल पाया था जो पुराने इतिहास रहा है। लालू यादव के काल का ही नहीं बल्कि लालू यादव के 15 साल के काल के पहले भी बहुत बुरी स्थितियां उसके साथ एक समाज वहां का करता रहा है। तो इस वजह से वो किसी भी हालत में वो इसकी वापसी नहीं चाहेगा। बस चाहे आप ये भी कह लें कि था बड़े 15 साल बीत गए हैं, जंगल राज का वॉल्यूम नीतीश कुमार ने बहुत बढ़ाया, उसकी वजह से भी ऐसा मतलब वो भी एक कारण भूल गए हैं लोग, तो लेकिन ऐसा है नहीं। वो आतताई और उसका संबंध है, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के एग्जिट पोल में जो मार्जिन जो है वो 5% का जो दिया जाता रहा है ज्यादातर एग्जिट पोल में, बिहार में आते आते उसको 10 से 11-12% तक देना पड़ता है, क्योंकि एग्जिट पोल मिनिमम, वैसे तो एग्जिट पोल का क्या आलम रहा है, 2015 में तो लोगों ने एनडीए की सरकार बना दी थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी हो गई थी और बहुत बड़ा था। निकला क्या ये हम सब जानते हैं, आरजेडी और वो गड़बड़ हो गई स्थितियां, और सब हम सब समझते हैं उस चीजों को। तो वहां अगर ऐसा होता है तो स्थिति पलट भी सकती है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव को जो हम आप दिखा रहे हैं तो मुझे ये भी लगता है कि फिर तेजस्वी यादव की लैंडस्लाइड विक्ट्री होने के ही आसार होंगे, क्योंकि जब वोट परसेंटेज शिफ्ट होता है तो शिफ्ट होने का मतलब ये होता है कि उसमें एकदम से फिर एक तरफ रुझान हो जाता है, और लोग बताते हैं नहीं बताते हैं। एग्जिट पोल होता क्या, ये हम लोग सबको समझना चाहिए, खासतौर से जो हमारा दर्शक है, कि जो आप वोट करके बाहर निकलते हैं तब आपसे एक सज्जन कोई पूछते हैं, अपने सवाल बताते हैं, और तब उसके साथ में बाकी वो कर लेते हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो सच नोट किया जाता है, अगर आप झूठ थोड़ा सा छिपा ले जाते हैं तो वो छिप जाता है मामला। तो ये बड़ा पतला सा खेल है जिसको समझना जरूरी है। तो मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से बहुत रोचक रोमांचकारी है, और सुशासन का शू अब फिलहाल लगता है गायब हो चुका है, और क्योंकि पूरा का खेल जो है वो उसी
पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने जो कर लेना चाहिए था, हम सब मानते हैं, जो और कर सकते थे, वो नहीं किया। सर, अगर एग्जिट पोल ही अगर चुनाव परिणाम में कन्वर्ट होता, हम इसी बात को मान के चलते हैं, जो आंकड़े तमाम सामने आ रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या सुशासन बाबू कहीं कमजोर पड़े चुनाव कैंपेन के दौरान? क्योंकि जिस तरह से तमाम रैलियों के अंदर उनके जो स्वर थे, उनकी कई रैलियों में झंडे दिखाए गए, लालटेन दिखाई गई, कई जगह पर कुछ हंगामा भी हुआ। क्या वहीं से चीजें क्लियर होने लगी थी, या फिर जो उनकी रैलियों में हंगामा हो रहा था वो सब कुछ प्लान था, एक पार्टी वर्ग के खास लोग इस तरह की चीजें तैयार कर रहे थे? देखिए, हंगामा वगैरह तो सब प्लान्ड होता है। हंगामा कोई भी जो होता है, वो आपकी सभा में आकर के दूसरा आदमी नहीं करता है। वो दूसरे का आदमी आपकी सभा में आकर के हंगामा करता है और वो जताने बताने की कोशिश ऐसी करता है जैसे कि वो उनकी सभा में आया था लेकिन विरोध करेगा। एक दो उदाहरण भी दिए गए। जैसे एक उदाहरण था कि नरेंद्र मोदी की सभा में एक महिला आई थी और जो बाकायदा फूल वाला मास्क भी लगाई थी, और तब भी वो उससे जब पूछा किसी ने, चैनल वाले ने, तो उसने कहा किसको वोट दोगी? तो उसने कहा हम तो लालटेनवा को वोट देंगे। तो लालटेनवा को वोट क्यों दोगी जब तुम आई हो मोदी जी की सभा में? कहने नहीं, हमका तो बुलाया गया था तो हम आ गए, उसको क्या दिक्कत थी? तो उसी तरीके से जब नीतीश कुमार को 40 रुपए किलो वाला आलू भेंट किया जाता है मंच पर, ताकि घर ले जाके थोड़ा आलू का भुजिया वुजिया ठीक से बनाए, तो वो इसके पीछे भी वही खेल होता है कि ये जानबूझ करके दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य ये हुआ जरूर है कि आश्चर्य क्या, मतलब जो लग रहा था सबको कि तीसरे कार्यकाल में नीतीश जी से जो उम्मीदें, जो उन्होंने पहले कार्यकाल के बाद बहुत अच्छी उम्मीदें जिस तरीके से जताई थी, दूसरे में लोगों ने और उन्हें सपोर्ट दिया, वोट से सपोर्ट दिया, काम से सपोर्ट किया। लेकिन तीसरे कार्यकाल के आते आते नीतीश कुमार पहले साल में शराबबंदी जब हुई, तो उसको अगर आप छोड़ दिया जाए, शराबबंदी का जो कार्यकाल मतलब साल था, उसको छोड़ दें अगर आप, तो उसके बाद कोई बहुत सारे ऐसे काम नहीं हुए जिससे उसको फायदा मिलता। और दूसरी उससे बड़ी चीज ये थी कि कोरोना काल में उनको जो उन्होंने व्यवस्थाएं की, जो लाचारी दिखी मेडिकल व्यवस्था में, जो कर्मचारियों का लाना ले जाना था, वो उसमें जो रवैया अपनाया गया, अरे प्रोटोकॉल कहता है कि नहीं नहीं लेबर को लाना नहीं चाहिए, तो लेबर तो निकल चुका है, तुम्हारे लाने ना लाने से क्या होता है? आप उसकी कितनी तकलीफ कम कर सकते हैं? ये सवाल यूपी में क्यों नहीं उठा? यूपी उससे दोगुना बड़ा राज्य है, वहां क्यों नहीं उठा? वहां प्रोटोकॉल कहाँ था? अभी प्रोटोकॉल में कहाँ थे? चुनाव में सब जो रैलियां हो रही थी, जिसमें मैं जिम्मेदार ऊपर से चुनाव आयोग से लेकर के राष्ट्रीय दलों के नेताओं से लेकर के, और राष्ट्रीय दल का मतलब सब प्रादेशिक नेताओं से लेकर के, और सब जितने भी राजनीतिक गुंडे बदमाश हैं उनसे लेकर के सबको जिम्मेदार मानता हूं कि उन्होंने वो रोकने की कोशिश नहीं की, वो संयम नहीं बरता, और इसका अंत, इसका नतीजा आने वाले दिनों में हमें देखने को, भुगतने को मिलेगा। सर, बिहार के तीसरे फेज के जब वोटिंग हो रही थी, उससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह बंगाल चले जाते हैं, बंगाल में कैंपेन शुरू कर देते हैं चुनाव के लिए। क्या उनको अंदेशा था कि बिहार हाथ से फिसलता जा रहा है, यहाँ समय खराब करना बेकार है, बंगाल चलना चाहिए? अमित शाह से चतुर राजनीतिक मुझे बहुत कम देखने को मिले हैं। 42 साल का काम करते करते हो गए, लेकिन उन ऐसा राजनीतिक देखना समझना बहुत मुश्किल काम है। उनकी तबीयत खराब थी, बीच में अस्वस्थ थे, लेकिन उसके बाद भी वो किसी ऐसे काम में हाथ नहीं डालते हैं जो आधे अधूरे उस तरीके में हो। और वो खासतौर से क्योंकि कोविड के पेशेंट रह चुके हैं, तो वहां की जो हालात देख रहे थे, उससे उन्होंने दूर रहना समझा, और
वहां के रवैये से भी उन्होंने दूर रहना समझा। वहां के नेताओं के रवैये से वो बहुत खुश नहीं थे, अपनी पार्टी के भी और जेडीयू के भी रवैये थे। जो जब वो चिराग को लेकर के उनसे बातचीत हुई थी अमित शाह से लेकर के, और बाकी और भी जो बात थी, वो जो कहना चाहते थे वो शायद समझी नहीं गई, या दूसरे दल का मतलब जेडीयू के नेताओं ने समझी नहीं। लेकिन क्योंकि बिहार में चुनाव था, बिना जेडीयू की सहमति से कुछ भी संभव नहीं था। और तब बाद में तो ये तक उन्होंने बयान दिया अमित शाह ने कि कहा नहीं नहीं हमारे जेडीयू को ही के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा वगैरह। लेकिन एक लाइन और भी देखिए उन्होंने कही थी चिराग को लेकर के कि चिराग पर फैसला तो चुनाव बाद होगा। पूरा सीधा कोई बहुत बात नहीं की। तो वो एक बार दो बार सभाएं करके कोई बहुत बड़ा अपने ऊपर आक्षेप या बाकी और संदर्भों को नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूर रहना उचित समझा। और अपना फोकस आज भी वो गृह मंत्री होने के बावजूद वो शुरू से अब तक बंगाल पे फोकस किए हुए हैं। बंगाल एक बड़ा स्टेट है, एक बड़ा परिवर्तन का स्टेट है, तो निश्चित रूप से वहां उनका ध्यान देना एक अलग तरीके से बनता है। और ये जो कुछ भी होगा वो जेपी नड्डा के हिस्से में और मोदी जी के हिस्से में जाएगा। सर, और हार कोरोना काल के बाद दूसरा जो सवाल था आपका कि किसकी हार होगी अगर होती है, तो तय बात है ये हार नीतीश कुमार की होगी। क्योंकि अगर ऐसी ही स्थितियां रहती हैं और नीतीश कुमार को 40 से कम सीटें मिलती हैं, तो निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार की हार होगी, नीतीश कुमार की नीतियों की हार होगी। और उनकी से ज्यादा, बल्कि नीतीश कुमार की हार को भी नहीं मानता, नीतीश कुमार के प्रशासन पर ढील देने के रवैये की हार होगी। क्योंकि वो उन्होंने पिछले एक साल में, जो ताजा साल था, कोरोना का साल था, उसमें काम नहीं दिखाया और उसको ऐसे ही चलने दिया गया। ये तो ईश्वर की कृपा मानिए आप कि इम्यूनिटी लेवल बिहारियों का अपेक्षाकृत या यूपी के एक हिस्से का अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा है। क्योंकि मेहनत का श्लोक है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और अपने तन को भी उसी तरीके से ठीक रखना चाहते हैं जब तक रहते हैं। तो इसलिए वो उसका श्रेय सरकार को नहीं है। सरकार को होता तो बिहार में आज भी एम्स एक अकेला संस्थान है, उसको छोड़ के कौन बच रहा है वहां पर जहां लोग अपना इलाज कराना चाहते हैं। अगर मेडिकल कॉलेज में भी पानी भर रख के में डॉक्टर जाना पड़ रहा है डॉक्टर को, तो उससे बुरी हालत क्या होगी। अभी भी संसाधन वहां ठीक नहीं किए गए हैं और कोई सीख नहीं ली कोरोना काल से। असली दिक्कत ये हुई है, शुरुआत के जो 2 महीने मिले थे लॉकडाउन में, उसमें आपने सीख नहीं ली। दूसरा, रवैया बहुत अमानवीय शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है शासन का रहा, जिससे लोगों में नाराजगी रही। जी, बेसिक सुविधाओं की कमी थी, आपने कहा एक बड़ा आधार ये भी रहा बिहार चुनावों का। एक सवाल यह है कि कोरोना काल में 2 जगह चुनाव हो रहे थे और दोनों जगह पूरी दुनिया की नजर थी। हिंदुस्तान में देश के लोगों की नजर बिहार में थी, पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी चुनावों में थी। कोरोना काल में दोनों ही जगह सरकारें पलटती हुई नजर आ रही है। अमेरिका का रिजल्ट आ गया है, ट्रंप चुनाव हार चुके हैं। और क्या लगता क्या एक सर ये चैलेंज है कोरोना भी सरकारों के लिए, क्योंकि बंगाल में अब चुनाव होंगे हिंदुस्तान में, क्या बंगाल सरकार पहले से अलर्ट हो जाएगी नीतीश की तरह, बंगाल में कुछ उलटफेर ना हो पाए? बंगाल में जब चुनाव होंगे शुरुआत में, तब तक अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब तक कोरोना की वैक्सीन आने की कगार पे होगी या आने वाली हो या शुरुआत हो चुकी होगी। ये बहुत जल्दबाजी है। वहां पे भी इस समय चुनाव कराना कोई बहुत अक्लमंदी का काम नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका ने जो किया वो उसको अमेरिका भुगत रहा है। आज भी अमेरिका में 1.25 लाख लोग रोज नए केसेस आ रहे हैं। परसों 1.25 लाख केस आए, आपको जान के ताज्जुब होगा। लेकिन वहां की स्वच्छंद नीति रही है। लोग क्यों परवाह करें, सानू की वाला हिसाब किताब पंजाबी में कहें तो वो उनको लगता है कि उनको नहीं होगा, लेकिन उन्हीं को हो जाता है। ट्रंप ने जो नाटक किए हैं उसकी वजह से उनकी हार हुई है कि मास्क को उतार के फेंक देते थे, मास्क को उतार करके इधर उधर कर दिया, फिर उसके बाद
मतलब 3 दिन में वापस आए थे 3 दिन में कौन कोरोना से पीड़ित होकर के बाद में अपनी दुकान सजा लेता है, लेकिन भाई साहब ने ये किया, तो भुगता है उन्होंने और भुगतेंगे आगे, देश भुगतेगा। मुझे चिंता वापस बिहार पे आते हैं, मुझे तेजस्वी यादव, मुझे चिंता बिहार के लोगों की है, क्योंकि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री ने कहा था जान है तो जहान है, तो जान बचाना ज्यादा जरूरी था और जान के लिए कार्रवाई करना ज्यादा जरूरी था, जो नहीं की गई बहुत ठीक तरीके से, जिसका मुझे खेद है। और ये खेद प्रधानमंत्री के लिए भी है, नीतीश कुमार के लिए भी है, चुनाव आयोग के लिए भी है और हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है उसके लिए भी है कि उसने भी इसको अनदेखा किया। और एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर चर्चा करना ही बेकार है, जब उसने कोरोना काल में नहीं ध्यान दिया तो इस समय क्या ध्यान देगा। सर, तेजस्वी यादव को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि युवा बिहारी सब पे भारी, क्या युवाओं का एक नेता बन गए हैं तेजस्वी यादव, जिस तरह से अगर मैंडेट उनको मिलता है? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव एक नेता, बड़े नेता बन गए हैं। उनके बोलचाल की शैली और बहुत चीजें बदली हैं, बल्कि कई मामलों में वो अखिलेश से यादव से आगे हैं, तेज तर्रार हैं, डांट डपटने की आदत उनको आ गई है लालू जी की तरीके से, और उन पे कभी डिटेल में बात की जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने आप को पिछले 1 साल में बहुत बदला है। और अगर मेरा तो मानना शुरू से ये रहा है कि कोरोना काल में तेजस्वी यादव थोड़ा काम करते, दिल्ली में कम रहते, तो वो और अच्छी जीत के साथ सामने आएंगे। लेकिन अगर वो जीतते हैं तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव से ज्यादा एक नारे जो उन्होंने दिया, एक नैरेटिव जो सेट किया बेरोजगारी का, उसको जाएगा। और उससे बड़ा श्रेय जाएगा नीतीश कुमार के शासन के काल की विफलताओं को और उनके अधीनस्थ जो अधिकारी कर्मचारी हैं और ब्यूरोक्रेसी है, उसने जो लापरवाही दिखाई है, जो अनदेखी की है, उसको जाएगा। और उस अनदेखी की वजह से तेजस्वी यादव अपनी 5 साल बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, अगर ऐसा होता है। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी है, 10 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए और फिर वो करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? हालांकि पूरे चुनाव के दौरान बोलते रहे, मैं बीजेपी का अनुमान हूं, मैं मोदी। लगता है चिराग पे भी अलग से ही बात करें एग्जिट पोल में, लेकिन चिराग भी भविष्य के नेता हैं। चिराग जो है बिहार की राजनीति में जो 2 नए सितारे दिख रहे हैं आपको, उसमें एक तेजस्वी है, एक चिराग है, क्योंकि जेडीयू में उस तरीके का तेज तर्रार कोई नेता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में भी अभी कोई उठा नहीं है उस तरीके का। निकाला जाएगा उसी खेमे में से कौन होता है, क्योंकि ज्यादातर के जो लोग हैं वो 50, 55, 60 के बाद वाले हैं और जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। लेकिन अब उनके दिन, तेजस्वी अगर आ गए तो उनके दिन कम हो जाएंगे। आला कमान अपने तरीके से कार्रवाई करेगा और फिर देखना होगा कि कौन राज्यपाल बनता है, कौन किनारे किया जाता है, किसको तो कुर्सी मिलती है, नहीं मिलती है, ये एक अलग सवाल होंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना ये होगा चंद घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या तीर निशाने पर लगेगा या फिर इस बार बिहार लालटेन की रोशनी में जगमगाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। थैंक यू।